Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 18th of February 2021, Thursday. Inspiration of the day is your positive reaction combined with positive thinking results in success. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Rupees 12k crore telecom PLI gets note. Number of times in my news analysis we all have discussed about production linked incentive schemes. कई बार डिस्कस किया है कोविड-19 के ड्यूरेशन में in order to flourish the manufacturing sector under its Atmanirbhar Bharat, Government of India has launched a production linked incentive schemes for different manufacturing sector. So in line with that notion, on Wednesday, Government of India has launched the scheme for telecommunication and networking products. So we can say telecommunication और telecom sector के लिए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम को लॉन्च किया. सेक्टर स्पेसिफिक PLI स्कीम लाने का प्रॉमिस गवर्नमेंट ने किया था और इसके तहत गवर्नमेंट का जो बेसिक मोटिव है PLI स्कीम को लाने का वो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया जाए, इंडिया को एज अ नेट एक्सपोर्टर प्रमोट किया जाए वर्ल्ड में. इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनकी जो रीच है वो नूक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड तक पहुँचे. तो बेसिकली हम कई बार आपको बता चुके हैं कि इंडियन इकोनॉमी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट डेवलपमेंट हुआ है. जनरली जो डेवलपमेंट पाथ फॉलो होता है किसी भी इकोनॉमी में उसमें सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर ग्रो करता है, दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड उसके बाद में टर्शरी सेक्टर दैट वी कॉल एज अ सर्विस सेक्टर. पर इंडिया के केस में थोड़ा सा डेवलपमेंट ट्राजेक्टरी डिफरेंट रही है. इंडिया इमीडिएटली एग्रीकल्चर सेक्टर से या प्राइमरी सेक्टर के डेवलपमेंट से मूव करके टर्शरी सेक्टर में जंप कर गया. देयर इज़ अ मिसिंग लिंचपिन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहा है जो वो बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश नहीं हो पाया. अगर हम इसी तरह इंडिया के जो काउंटर पार्ट कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, अगर उनका डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी देखें तो वी कैन ईजिली सी कि पहले प्राइमरी सेक्टर ग्रो हुआ, देन मैन्युफैक्चरिंग, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत अच्छा निश क्रिएट किया है वर्ल्ड मार्केट में. नाउ चाइना इज फोकसिंग ऑन इट्स टर्शरी सेक्टर दैट इज सर्विस सेक्टर एंड कॉम्पीटिंग विद इंडिया. तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा. दैट इज़ वाई इंडिया इज़ वन ऑफ द इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री. क्यों? क्योंकि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए एक्सटर्नल मार्केट पे डिपेंड होना पड़ता है. तो जो करंट गवर्नमेंट है उसका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के. अगर आप ध्यान दें तो इनिशियल जब गवर्नमेंट आई थी तो उस समय भी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इस तरह के प्रोग्राम इनिशिएट किए गए थे जस्ट टू डेवलप इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब और एक्सपोर्ट हब. तो कोविड-19 के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट का ये मोटिव था कि इस कोविड-19 को एक थ्रेट ना लेकर के एक अपॉर्चुनिटी में टर्न अप कर दिया जाए. क्यों? क्योंकि उस समय एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बहुत थे और जितनी भी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ थी, बड़े बड़े MNCs की, बड़ी बड़ी कंपनीज के, दे ऑल वांटेड टू लीव द चाइना बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ स्केप्टिक्स. तो इंडिया वांटेड टू और इंडिया वांट्स टू टैप दैट अपॉर्चुनिटी. जो भी कंपनीज चाइना छोड़ रही थी उनको इंडिया अपने लैंड में फैसिलिटेट कर रहा था कि आप आए हमारे यहाँ और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें. वी विल प्रोवाइड यू डिफरेंट शॉर्ट ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स हॉलीडेज, लैंड प्रोवाइड करेंगे और जो भी सपोर्टिव पॉलिसीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करी जाएंगी जिससे कि यू विल गेट द सेम बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग इन इंडिया एज यू आर गेटिंग इन चाइना. तो बहुत सारी कंपनीज से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी सबमिट किया था. अगर आप मेरी न्यूज़ करेंटली फॉलो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं देन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल दीज न्यूज़. तो अब उसी लाइन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PLI स्कीम लॉन्च करी है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक सेक्टर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है. क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अगर किसी भी बाहर की कंट्री से कंपनीज का या बाहर की कंट्रीज़ का इंटरफेरेंस रहेगा तो दैट विल बी और देयर विल बी अ सिक्योरिटी थ्रेट. तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा फोकस था कि टेलीकम्युनिकेशन में, मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में, 4G इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करे. इंडिया की जो जो मैक्सिमम डिमांड है वो लोकली डेवलप या लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या आइटम से पूरी हो जाए. एंड दैट इज़ वाई दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इस पर्टिकुलर स्कीम का एक ही मोटिव है. डिफरेंट कंपनीज हैं
उनको इनवाइट करना एमएनसीज़ को, फॉरेन एमएनसीज़ को, कि वो इंडिया में आएँ और इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए इंडिया में प्रोडक्शन करें। इससे क्या होगा? इससे हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा, इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। एंड विद ऑल दीज थिंग India will achieve the self-sufficiency after 1 or 2 decades. तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली 12K करोड़ की स्कीम या आउटले की स्कीम लॉन्च करी है फॉर upcoming 5 years. So cabinet approved this particular PLI scheme for manufacturing telecom equipments including core transmission equipment, 4G, 5G, next generation radio access network, wireless equipment, customer premises equipment, Internet of Things access devices, and other wireless equipment and enterprise equipment like switches, routers, etc. तो इन सबको प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी कंपनीज हैं उनको उनको एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा कि अगर वो इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करती हैं। एंड दिस पर्टिकुलर स्कीम विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर। तो आगे आने वाले फिस्कल ईयर से ये स्कीम ऑपरेट हो जाएगी, ऑपरेशनल हो जाएगी। ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट जो अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम थ्रेशोल्ड का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट करेंगे, दे ऑल विल बी और दैट ऑल कंपनीज विल बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कुछ थ्रेशोल्ड होगा कि अगर आप 500 करोड़ का, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कंपनीज 500 करोड़ 200 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करती हैं, देन दैट कंपनी और दैट इन्वेस्टमेंट विल बी एलिजिबल टू गेट ऑल सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव्स अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम। तो 2-3 क्लॉज लगाए गए हैं। पहला तो थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा इंक्रीमेंटल सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे उनकी कितनी सेल वो डोमेस्टिक मार्केट में कर सकते हैं और कितनी मिनिमम सेल उनको इंटरनेशनल मार्केट में करनी पड़ेगी, मतलब मिनिमम एक्सपोर्ट उनको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनीज आएँ इंडिया में इन्वेस्ट करें और जितना भी प्रोडक्शन वो कर रही हैं, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वो इंडिया में ही सेल कर दें, मतलब दे कैन नॉट कंज्यूम द इंडियन मार्केट। कुछ मिनिमम अमाउंट का प्रोडक्शन या गुड्स उनको इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल करना पड़ेगा, देन ओनली दोज इन्वेस्टमेंट विल बी एलिजिबल फॉर PLI scheme. 2019-20 will be treated as a base year for computation of cumulative incremental sales of manufacturing good net of टैक्सेस। तो जो 2019-20 को बेस ईयर लिया जाएगा ये कैलकुलेट करने के लिए कि कंपनीज ने कितना एक्सपोर्ट किया और कितना डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया। तो MSMEs के लिए अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट की, तो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड फॉर MSMEs स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो MSMEs के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड 10 करोड़ का रखा गया है और अदर कंपनीज के लिए 10 करोड़ का। तो कोई भी कंपनी जो PLI स्कीम के तहत डिफरेंट इंसेंटिव्स को लेना चाहती, दैट कंपनी हैज़ टू invest at least 10 crore if the company comes under MSME and at least 100 crore if companies come under a big corporate or a big company. An investor who qualify for the scheme will be incentivized up to 20 times the minimum investment threshold, enabling them to utilize their unused capacity as per the current PLI scheme as per the government. और MSMEs के लिए 1% ज़्यादा इंसेंटिव्स होंगे आगे आने वाले 3 सालों तक, जिससे कि MSMEs को थोड़ा और सपोर्ट मिले एंड दे कैन कॉम्पीट विद द लार्ज कॉरपोरेट्स और बड़ी बड़ी कंपनी के साथ वो एक्चुअली कॉम्पीट कर सके। तो MSMEs को सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा 1% इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और उनके लिए जो थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो भी कम है। तो इस तरह के बहुत सारे क्लॉज हैं for under this new PLI scheme for telecommunication. We do not need to just marked up. एक बार आप देख सकते हैं कि what are the main clause for this PLI स्कीम, क्या क्या क्लॉज हैं, किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टर्स एलिजिबल नहीं होंगे अंडर दिस PLI स्कीम। सो मेक इन इंडिया को पुश करने के लिए ये PLI स्कीम लॉन्च करी गई है एंड इट विल ऑफर द गियर मेकर एनुअल कैश इंसेंटिव्स ऑफ 4 to 7% ऑफ एनी इंक्रीज इन सेल ऑफ लोकली मेड इक्विपमेंट ओवर द नेक्स्ट 5 years.
जिसके लिए बेस ईयर 2019 एंड 20 होगा, हमने डिस्कस किया है। And what are the basic objectives? To make India an electronic production hub, create jobs, cut imports, especially from China. अगर हम 4G इक्विपमेंट्स की बात करें तो चाइनीज़ फर्म्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है इंडियन मार्केट में, इसीलिए इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है टेलीकम्युनिकेशन में, जिससे कि चाइना की जो प्रेजेंस है इंडियन मार्केट में वो रिड्यूस हो सके। ऑन द अदर हैंड, इससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी बूस्ट होगा and it will leads to the employment generation, FDI, number of other things we have discussed. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6, will bring natural gas under GST PM। तो पेरिस एग्रीमेंट के अपने टारगेट को अचीव करने के लिए और डिफरेंट इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनके टारगेट्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने जो लोकली सेट किया है टारगेट, वो किया है कि आगे आने वाले 10 सालों तक, आगे आने वाले 10 सालों तक मतलब 2030 तक इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 40% जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट होगा। आई नो दिस इज़ अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट टू नो दैट दिस इज़ अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम, बट एटलीस्ट government is setting these ambitious target, maybe under the Paris Agreement जो national determined contribution है, जो other environmental conventions हैं, agreements हैं, उनके targets को achieve करने के लिए these ambitious targets are actually required। अब देख लेते हैं आज की न्यूज़ क्या है। तो जैसा कि हम सभी को पता है, गवर्नमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रेशर है। ऑन द अदर हैंड, द non-renewable sources or the conventional sources of energies are actually getting depleted। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं कंट्रीज़ को रिलाई करना पड़ेगा अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में। और कंट्री इंडिया जो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में नेचुरल रिसोर्सेज की का इंडोमेंट ज़्यादा हुआ है। जैसे कि इंडिया के केस में, इंडिया की जो लोकेशन है, जियोग्राफिक लोकेशन, उसमें इंडिया को सोलर एनर्जी बहुत अच्छे अमाउंट में मिलती है, जिससे कि इंडिया सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए, सोलर पावर को यूज़ करते हुए एनर्जी डेवलप कर सकता है। So in order to tap all those resources, the government is working towards raising the share of natural gas in the energy basket to 15% from the current 6.3% and is committed to bringing it under GST regime to eliminate the cascading effect of multiple taxes। होता क्या है, why companies or countries are not actually jumping or not moving towards the renewable sources? Why? Because renewable sources are little bit costlier in comparison to the non-renewable sources। कोल से एनर्जी जनरेट करना चीप है rather than generating the energy from solar, wind and hydro powers। ऑल्दो अगर हम इंडिया की बात देखें तो रिसेंट टाइम में फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर इंडिया ने सोलर पावर के केस में जो एनर्जी है उस जनरेट करने में एफिशिएंसी अचीव करी। अगर आप देखें तो एमपी ने इवन जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है सोलर एनर्जी की, वो कोल से जनरेटेड एनर्जी से भी कम हो गई है। सो endeavor in this direction may further reduce the cost of production and increase the efficiency। ऑल्दो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है रिन्यूएबल एनर्जी के केस में, दैट इज़ ह्यूज एंड दैट इज़ वाई कंपनीज, गवर्नमेंट्स, इंडिविजुअल्स एक्चुअली रिलेक्टेंट टू इन्वेस्ट इनटू दैट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन सोर्सेज। तो अभी के लिए इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि जो अभी 6.3% शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इनटू इंडियाज़ एनर्जी जनरेशन, उसको इंक्रीज़ करके 50% कर दिया जाएगा। और जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली नेचुरल गैसेस का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको जीएसटी के अंदर ला दिया जाएगा। आज की जो न्यूज़ है वो नेचुरल गैस के बारे में भी, जो मैंने आपको नॉन रिन्यूएबल का बैकग्राउंड दिया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डूइंग और टेकिंग ऑल दीज सॉर्ट ऑफ मेजर्स। तो अभी आज की न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट नेचुरल गैस। तो 6.3% का जो करंट कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज़ करके 15% तक लाना, और इस पूरे नेचुरल गैस जनरेशन और सेलिंग सिस्टम को अंडर जीएसटी रेजिम, टैक्सेशन के जीएसटी रेजिम में ना, जैसे कि जो टैक्स ऑन टैक्स, मल्टीपल टैक्स लगते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ टैक्सेस हैं, उसको रिड्यूस करके एक सिंप्लीफाइड टैक्सेशन सिस्टम किया जाएगा। टैक्सेशन सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाएगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन में, जनरेशन में, दे विल बी
facilitated and there will be more investment. So we are trying to eliminate the cascading effect of different taxes on natural gas across the state as per our Prime Minister. And as per him, this inclusion of natural gas under GST will reduce the or bring down the cost of gas. तो अभी 6.3% का जो एनर्जी बास्केट में शेयर है ग्रीन गैस का, उसको इंक्रीज करके 15% तक लाने का टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो अगर आपको याद हो 2017 में जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था तो उसमें कई सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्स सब्ज्यूम हो गए थे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था या उसको कुछ प्रोडक्ट्स को उस समय जीएसटी के अंदर नहीं डाला गया था। कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स थे? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, ये सारे जो आइटम्स थे या प्रोडक्ट्स थे, बेसिकली अगर मैं कह सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज जो थे उनको जीएसटी सिस्टम के अंदर नहीं डाला गया था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे व्हाई ऑल दीज 5 और 6 आइटम्स हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ जीएसटी एट दैट टाइम। और जब इन 5 प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर नहीं डाला गया तो हुआ क्या इसका इम्पैक्ट? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इन सारे आइटम्स 5 प्रोडक्ट्स पर या 6 प्रोडक्ट्स पर जो भी खर्चा होता था, जो भी कॉस्ट आती थी, उसके या जो भी टैक्स उस पर पे किया जाता था उस टैक्स को ऑफसेट नहीं किया जा सकता था अंडर जीएसटी। तो जैसे कि जो बिजनेसमैन थे उनको नुकसान हो रहा था। अगर वो कोई अपना गुड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो ऑयल लग रहा है, पेट्रोल डीजल का खर्चा हो रहा है, उस पर जो टैक्स देते थे दे कैन नॉट ऑफसेट, इनपुट टैक्स से क्रेडिट नहीं ले सकते थे उसका, क्योंकि इन 5 या 6 प्रोडक्ट्स को जीएसटी रेजिम में नहीं डाला गया था। तो जैसे कि जो बिजनेसमैन थे उनको नुकसान होता था कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स आ रहा है उसमें पेट्रोलियम की कॉस्ट तो जुड़ रही है, बट उस पर देने वाला टैक्स वो ऑफसेट नहीं कर सकते अंडर इनपुट टैक्स से क्रेडिट, वो क्लेम नहीं कर सकते अंडर जीएसटी। क्यों? क्योंकि वो 5-6 प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर आते ही नहीं थे। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट धीरे धीरे इन जो 5 प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ने हटाए थे, जो एग्जेम्प्ट करके रखे थे जीएसटी, उनको धीरे धीरे जीएसटी रेजीम में ला रहे हैं। इसका तो एक पर्पस तो ये हो गया नेचुरल गैस को जीएसटी लाने का, दूसरा टैक्सेशन को ईजी करना जिससे कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, तीसरा इंडिया का जो रिलायंस है पेट्रोल डीजल और कन्वेंशनल सोर्सेज पर वो थोड़ा सा रिड्यूस हो, नॉन रिन्यूएबल के केस में इंडिया ज़्यादा progress करे. So all these are the motives for bringing natural gas under GST system. अब देख लेते हैं article number 3 given on page number 8. Government may pay 1 to 2% SUUTI stake in Axis Bank in financial year 21. So in its effort to meet the disinvestment target, the central government may further pare its stake in Axis Bank held through specified undertaking of Unit Trust of India. That is the full form of SUUTI. अभी हम ये डिस्कस करेंगे बेसिकली SUUTI क्या है। अभी के लिए आप इतना जानिए कि इसका फुल फॉर्म होता है स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इस न्यूज़ को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, ये एक्चुअली है क्या। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 वाज रिपील्ड। पहले SUUTI से पहले यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था, UTI था, बहुत लोग जानते होंगे, सुना भी होगा आप लोगों ने UTI। तो UTI 1963 has been repealed and that has been actually bifurcated into two different arms. कौन से two different arms थे? पहला specified undertaking of unit trust of India, that is SUUTI, and the second is UTI mutual fund. तो इसको UTI को डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में, SUUTI और UTI म्यूचुअल फंड्स, एंड द पर्टिकुलर ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस, ड्यूटीज. SUTI was formed by restructuring the erstwhile Unit Trust of India into UTI Trust Company Private Limited, acting through SEBI registered UTI mutual funds and UTI Asset Management Company Limited as an investment manager and SUUTI. So it came into effect in 1st of February 2003 on passing the Unit Trust of India Transfer of Undertaking and Repeal Act 2002.
और अभी कुछ रीसेंट टाइम से फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से लेकर के ये स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो, तो प्रॉबेबली इट मे कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन योर एग्जामिनेशंस। तो एक्चुअली आप इसका फुल फॉर्म तो जान के ही रखिए। दूसरा, व्हाट इज़ द पर्पस वाई दिस पर्टिकुलर SUUTI इज़ इन न्यूज़, एंड व्हाट इज़ द बेसिक मैंडेट और फंक्शन ऑफ SUUTI, क्यों बनाया गया, क्यों आया। तो बेसिकली SUUTI हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग ऑल द स्कीम मैंशन अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963। तो जितनी भी स्कीम यूटीआई एक्ट में मेंशन थी, उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना, उन्हें मैनेज करना इज़ द बेसिक मैंडेट ऑफ SUUTI, and this is the website of SUUTI. You can go through with this website at least once in order to get the glimpse of this particular unit. अब आते हैं न्यूज़ में। बेसिक न्यूज़ क्या है? गवर्नमेंट ने रिसेंट टाइम से बहुत एम्बिशियस डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट रखे थे। पिछले अगर हम साल की फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, या पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें, या अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो गवर्नमेंट ने वेरी हाई डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट रखे थे। डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट मीन्स गवर्नमेंट का एक फोकस था कि गवर्नमेंट का जितना भी इन्वेस्टमेंट है स्ट्रैटेजिक नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में, तो गवर्नमेंट नाउ वांट टू रैशनलाइज इट्स इन्वेस्टमेंट। रैशनलाइजेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मीन्स गवर्नमेंट केवल उन सेक्टर में ही अपना इन्वेस्टमेंट रखेगी जो सेक्टर स्ट्रैटेजिक है, जहां पर एक्चुअली गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ऐसे सारे नॉन कोर नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर जहां पर गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, या ऐसे सेक्टर जो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सारे सेक्टर से गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट पुल आउट कर लेगी, और वो सारे सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कंप्लीटली ओपन हो जाएंगे, जिससे मार्केट इक्विलिब्रियम अपना रोल प्ले करे, डिमांड और सप्लाई का रोल, गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो होगा वो मिनिमम होगा। और अगर आपको याद हो तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर भी क्लासीफाई किए थे, कौन से स्ट्रैटेजिक हैं, कौन से नॉन स्ट्रैटेजिक हैं। जो नॉन स्ट्रैटेजिक हैं उनमें कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट रखना है, कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट अभी हटाना है। और अगर रिसेंट टाइम, कल ही परसों की अगर न्यूज़ आपने फॉलो करी हो तो आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ 4 बैंक्स फाइनलाइज किए हैं फॉर डिस इन्वेस्टमेंट, जिसमें गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट सेल कर देगी, अपना स्टेक सेल कर देगी प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो गवर्नमेंट के जिन जिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर, उन सारे स्टेक्स को सेल करके रिवेन्यू जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड एज डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट। जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक है, कुछ में अपना माइनॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट सेल करेगी, कुछ में मेजॉरिटी स्टेक सेल करके रिवेन्यू जनरेट करना। जब डेफिनेटली जब गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल करेगी मार्केट में तो पैसा आएगा, and that revenue can be utilized for some other important area as per the government notion. तो कुछ सालों से गवर्नमेंट बहुत ह्यूज डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट सेट कर रही है, although because of number of external reason government is not able to achieve that disinvestment target। revenue generation के जो टारगेट सेट किए हैं थ्रू disinvestment वो अचीव नहीं हो रहे हैं। सो in its efforts to meet its disinvestment target, the center government may further pair its stake in Axis Bank held to SUUTI for this फिजिकल ईयर, दैट इज फिजिकल ईयर 21। तो अपने डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट को अचीव करने के लिए, रिवेन्यू जनरेशन को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट अब फिर से अपने जो SUUTI के स्टेक हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, उन स्टेक्स को सेल करेगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। तो अभी के लिए किस स्टेक को टारगेट किया गया है? एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक में स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो स्टेक है, गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू सेल दोज स्टेक्स और दोज शेयर्स इन ऑर्डर टू जनरेट द रेवेन्यू, एंड द प्रपोज्ड मूव मे फेच अप्रॉक्सीमेटली 2300 करोड़ रुपीस फॉर गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है एक्सिस बैंक में थ्रू SUUTI, उसको सेल करके गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 2300 करोड़ रुपए जनरेट करेगी। और अगर हम इस पर्टिकुलर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो करंट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने जो डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा था फरवरी 2020 में, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.1 ट्रिलियन का रखा था। लेकिन उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट के टारगेट को रिड्यूस करके 32,000 करोड़ तक का रख दिया था। तो उसी टारगेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है,
तो उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू सेल इट्स स्टेक इनटू एक्सिस बैंक. So the plan is to sell an additional 1 to 2% stake in India's third largest private sector lender in financial year 21. और different tranches में गवर्नमेंट इसको सेल करेगी, एक बार में नहीं सेल करेगी. 1 से 2% जो शेयर हैं गवर्नमेंट के एक्सिस बैंक में थ्रू SUUTI उसको गवर्नमेंट सेल करेगी. इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू सेल 2% ऑफ स्टेक इन फाइनेंशियल 21, इट कैन बी डन इनटू फॉर फाइनेंशियल ईयर 22. ऐसा नहीं कि पूरा टारगेट फाइनेंशियल ईयर 21 का है. अगर गवर्नमेंट को उतना रिस्पॉन्स नहीं आता, जो रिवेन्यू जो वैल्यूएशन का टारगेट गवर्नमेंट ने सेट किया, रिवेन्यू का टारगेट सेट किया, अगर उतना रिवेन्यू जनरेट नहीं होता तो हो सकता है गवर्नमेंट आधा इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इस फर्स्ट ट्रांच निकाले. जो सेकेंड ट्रांच है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 22 में भी निकाल सकती है. बेसिकली गवर्नमेंट का जो फोकस है इज टू जस्ट टू achieve the disinvestment target. The plan now is to sell the remaining shareholding of 1% in private sector lender and exit its holding entirely in financial year 22. तो SUUTI के थ्रू गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन सारे इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट अब हट रही है. और सबसे पहले एक्सिस बैंक को क्यों टारगेट किया? ऐसा नहीं कि SUUTI के थ्रू जो गवर्नमेंट ने सिर्फ एक्सिस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, ITC में भी है, LNT में भी है, भारत पेट्रोलियम में भी, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पर गवर्नमेंट ने SUUTI के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है. क्वेश्चन ये होता है वाई एक्सिस बैंक फर्स्ट, वाई नॉट अदर ITC, LNT, इनके क्यों स्टेक्स को नहीं सेल कर रही गवर्नमेंट? डेफिनेटली गवर्नमेंट का अभी फोकस जो है दैट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक. तो गवर्नमेंट अभी इनिशियली बैंकिंग सेक्टर पर फोकस कर रही है. तो बैंकिंग सेक्टर में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स हैं, government will try to sell those stakes and will try to pull out that investment. That is why Axis Bank has been targeted first. और गवर्नमेंट का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 22 तक कंप्लीटली एग्जिट कर जाना एक्सिस बैंक से. तो SUUTI के थ्रू जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट विल ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम Axis Bank entirely. Currently, government hold approximately 3.3% stake in Axis Bank after a share sale of December 21, 2020. तो अभी करंटली गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 3.3% के स्टेक होल्ड कर रही है थ्रू SUUTI इनटू एक्सिस बैंक, जिसमें 2% जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर में सेल करेगी और जो रिमेनिंग पार्ट है दैट मे बी सोल्ड आउट इन फाइनेंशियल ईयर 22. एंड दिस इज द परसेंटेज स्टेक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू एक्सिस बैंक सिंस फाइनेंशियल ईयर 2016. और हम देख रहे हैं करंटली कंटिन्यूसली रिड्यूस होता हुआ चला रहा है. 2016 में अप्रॉक्सीमेटली 11.93 था, देन 17 में 12.02, 18 में 10 हो गया, देन 19 में 5.47, 2020 में 4.69 एंड 2020 में 3.45. तो ये जो नंबर है 3.45 का, ये एक्चुअली वेरी कर रहा है. डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग ये है कि गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 3.45% का है, जबकि शेयर होल्डिंग पैटर्न से अगर कैलकुलेट किया था तो ये दिस नंबर विल इंक्रीज अप टू 3.56%. तो इस नंबर में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली 3.5% जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सिस बैंक में है. और फाइनेंशियल ईयर 2022 तक गवर्नमेंट इस पूरे स्टेक को सेल करने का प्लान बना रही है इन ऑर्डर टू अचीव इट्स डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. सेबी रिलैक्सेस लिस्टिंग रूल्स फॉर लार्ज IPO. सो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे eased the listing norms for large companies, apparently paving the way for the much awaited mega float of Life Insurance Corporation. तो Life Insurance Corporation का IPO लाने से पहले डेफिनेटली गवर्नमेंट ने जो भी लिस्टिंग के नॉर्म्स थे उनको ईज आउट कर दिया, जिससे कि LIC को ईजी वे मिले in order to bring its IPO. So what are the major changes that actually regulator has proposed? Regulator said that large companies can now divest a minimum 5% in their IPO instead of 10%. जो 10% का थ्रेशोल्ड था उसको रिड्यूस करके 5% तक ला दिया गया. इट मीन्स अब बहुत ज़्यादा कंपनीज अगर चाहें तो दे कैन गो फॉर IPO. पहले जो 10% का जो मिनिमम थ्रेशोल्ड था डिसइन्वेस्टमेंट का, उसको डाइवेस्टमेंट का, उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया है. फर्दर दे विल गेट 5 years इंस्टेड ऑफ 3 years टू रेज द पब्लिक फ्लोट टू 25%. तो जो
टाइम गैप था उसको भी इंक्रीज कर दिया है, उसको भी डिक्रीज कर दिया। पहले 5 साल था, अब 3 साल तक कंपनीज चाहें तो अपना 25% तक का पब्लिक फ्लोट ला सकती हैं। एक्सपर्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं इस पे। कुछ का ये कहना है कि दिस मूव वुड इनकरेज द लार्ज फर्म्स टू ऑप्ट फॉर लिस्टिंग, क्योंकि लिस्टिंग के नॉर्म्स आसान कर दिए हैं, तो ऐसी कंपनीज जो कि एक्चुअली लिस्टेड नहीं थी, ऐसी कंपनी जो पब्लिक फाइनेंस में या पब्लिक में नहीं जाती थी फाइनेंस को या फंड को रेज करने के लिए, नाउ दे विल इनकरेज, क्योंकि बहुत सारे जो लिस्टिंग थ्रेशोल्ड से टाइम लिमिट थी उनको डिक्रीज कर दिया गया, 10 से 5% कर दिया गया। इन्वेस्टमेंट लिमिट, डिसइन्वेस्टमेंट लिमिट जो टाइम पीरियड था वो 5 से 3 साल तक कर दिया गया, 25% तक कंपनीज कैन गो टू रेज द पब्लिक फ्लोट। सो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी कंपनी जो कि एक्चुअली अभी तक लिस्टेड नहीं थी, दे विल इनकरेज नंबर ऑफ अदर कंपनीज में गो फॉर IPO फॉर रेजिंग देयर फंड्स फ्रॉम पब्लिक। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस सेबी ने लाए हैं इन ऑर्डर टू रिलैक्स द लिस्टिंग नॉर्म्स। अगर आप देखें तो कुछ इन्वेस्टमेंट के लिस्ट जो भी फ्लोटिंग है, जो परसेंटेज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग भी कई सारे फीस को या कई सारे इंक्रीमेंटल कॉस्ट को भी रिड्यूस किया है, एंड दैट ऑल विल लीड्स टू more listing, more IPO for upcoming time. Basically, experts का कहना है that all has been done to facilitate the LIC IPO. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, एयरटेल किक्स ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ डिजिटल businesses. So Bharti Airtel on Wednesday initiated the first step to unlock the value of its digital business by setting up a special committee of its board of directors. और इस पैनल का क्या काम होगा, इस पैनल का बेसिक काम ये होगा, पैनल इवैल्यूएट करेगा डिजिटल बिजनेस को, उसके शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर को, रीऑर्गेनाइजेशन को कि कैसे उसको रीऑर्गेनाइज किया जा सके, कैसे उसको टर्न अराउंड लाया जैसे कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में या शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया जाए, जिससे कि जो एयरटेल का digital business है that will run smoothly. Digital assets have around 190 million customers and contribute around rupees 100 crore into the revenue annually. तो बेसिकली कंपनी ने एक पैनल फॉर्म किया है। इस पैनल का काम है कि कैसे इस पर्टिकुलर डिजिटल बिजनेस को टर्न अराउंड किया जाए, रीजनरेट, रेजुविनेट किया जाए। तो कंपनी ऑल्सो अनाउंस दैट एक्विजिशन ऑफ Warburg's 20% stake in its direct to home business और DTH आर्म। तो एक्विजिशन को का भी अनाउंसमेंट किया है, पैनल सेटअप किया है। तो जो ऐसी खबरें आ रही थी कि एयरटेल विल एक्चुअली गो फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ दिस डिजिटल बिजनेस, दैट इज एक्चुअली किक्ड ऑफ बाय एयरटेल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, NBFC स्ट्रेस विल ईज फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 एक्सपर्ट। कल अगर आपको याद हो तो कल हमने न्यूज़ डिस्कस करी थी कि क्रिसिल ने कहा था कि आगे आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए NBFCs के जो स्ट्रेस असेट्स हैं उनका पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट वाज द प्रेडिक्शन ऑफ क्रिसिल। क्रिसिल ने कितना प्रेडिक्शन किया था कि NBFCs का जो स्ट्रेस असेट्स का है वो रेशियो इस फाइनेंशियल ईयर में कितना हो जाएगा। और इसी प्रेडिक्शंस के बाद, फोरकास्ट के बाद कई सारे एक्सपर्ट्स ने अपने अपने ओपिनियन दिया। नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट कि जो स्ट्रेस का रेशियो, स्ट्रेस असेट्स जो NBFCs में एक्चुअली बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, वो फाइनेंशियल ईयर 2022 तक एक्चुअली ईज आउट हो जाएंगे, जब तक इंडियन इकोनॉमी में रिकवरी जो है फास्ट पेस से इनिशिएट हो जाएगी। तो कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि विद द इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, द stress assets or the portion of stress assets in NBFCs will actually get subdued from the financial year 2022. पोस्ट मोराटोरियम पीरियड के बाद जो भी NBFCs बैंकिंग सेक्टर में जो भी NPA का टारगेट या जो NPA की फोरकास्टिंग करी गई है, द नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट द इकोनॉमी विल स्टेबलाइज्ड आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 2022. NBFCs, HFCs have provisions aggressively and have also showed up their capital to deal with the stress as per the expert. तो क्रिसिल की रिपोर्ट के बाद में, जो क्रिसिल ने रीसेंट रिपोर्ट दी है स्ट्रेस असेट्स को लेकर के, मोर स्पेसिफिकली NBFCs को लेकर के, उसके बाद कई सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी एनालिसिस प्रेजेंट करके कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 22 तक ये स्ट्रेस असेट्स का जो सीन है थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook.
And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.